हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए द्वितीय सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर भूगोल के बारे में। और इसमें जो है हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना करें। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर होगा कि मानव भूगोल जो है भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि जब से मानव का जन्म हुआ है वहाँ से लेकर, ठीक है, वर्तमान समय मतलब अभी के जो समय है उस समय तक जो भी पर्यावरण से संबंधित और उस मानव के संबंधित जो भी घटना है उसका अध्ययन हम लोग मानव भूगोल के मदद से करते हैं। ठीक है, देखिए मानव भूगोल मानव एवं उसका प्रकृति पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन है। क्या है मतलब कि मानव भूगोल जो है प्रकृति पर्यावरण और उसके साथ समायोजन यानी कि उसके साथ मिलाप का अध्ययन है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब आगे देखते हैं कि मानव भूगोल जो है प्रकृति पृथ्वी के सतह पर रहने वाले मानव प्रक्रियाओं जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्याकीय, आर्थिक और राजनीतिक का अध्ययन तथा पर्यावरण का अध्ययन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इन सभी चीज़ों का वो क्या करता है, अध्ययन करता है। जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बात करें तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रदेश के मानव समुदाय से संबंधित एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि देखिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी मानव समुदाय होते हैं उनके बारे में तथा उनसे रिलेटेड जितनी भी घटना है उसका अध्ययन इसके क्षेत्र में यानी कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, जिससे सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण एवं विकास किया जाता है। जिससे क्या होता है, संस्कृति भूदृश्य जो भी देखते हैं संस्कृति भूदृश्य उसका हम लोग क्या करते हैं, इसकी मदद से विकास करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल के विकास में फ्रेडरिक रेटजल योगदान की विवेचना करें। फ्रेडरिक रेटजल जो है एक भूगोलवेता हैं, उनके योगदान की विवेचना करें कि मानव भूगोल में उन्होंने क्या अपना योगदान दिया। तो देखिए फ्रेडरिक रेटजल आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता हैं। ये आधुनिक मानव भूगोल जो है उसके जन्मदाता कौन है, फ्रेडरिक रेटजल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। इन्होंने मानव भूगोल को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए मानव भूगोल को विकसित करने के लिए इन्होंने क्या किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक एक ग्रंथ है। ठीक है, उस ग्रंथ की रचना इन्होंने किया है और उसमें बोला है कि जो मानव भूगोल को इनकी विशेष देन मतलब जो मानव भूगोल है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की है। जो मानव भूगोल को इनकी विशेष देन है। इन्होंने इस ग्रंथ में प्रादेशिक वर्णन के स्थान पर मानव भूगोल एवं भौतिक परिवेश संबंधित व्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत किए थे। देखिए इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो मानव भूगोल है, ठीक है, और उसका भौतिक परिवेश से जहाँ वो रहते हैं उससे संबंधित जितना भी मतलब व्यवस्थित वर्णन हो सका है उन्होंने इस ग्रंथ में दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इन्होंने मानव को विकास की अंतिम कड़ी माना था। मानव का विकास जो है ये क्या है, ये एक अंतिम कड़ी है, इन्होंने ये माना था। ठीक है, इन्होंने अपने ग्रंथ में मानव वितरण के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक प्रवेश के कारक व तत्वों के सरल व स्पष्ट व्याख्या की थी। इन्होंने क्या किया था कि मानव का जो भी वितरण है, उत्तरदायी प्राकृतिक परिवेश है, उसके जितने भी कारक हैं उसको सरल में स्पष्ट तरीका से इन्होंने क्या किया था, व्याख्या किया था। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा कि संभववाद क्या है, इसकी व्याख्या करें। देखिए संभववाद क्या होता है। संभववाद एक ऐसा संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ है जिसके विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते थे कि मनुष्य एक चिंताशील प्राणी के रूप में अपने प्रकृति पर्यावरण द्वारा उपस्थित की जाने वाली दशाओं के चुनने की स्वतंत्रता रखता है। संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह अपने इच्छा अनुसार इसका उपयोग कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य हैं वो संभववाद के माध्यम से वो प्रकृति पर राज कर सकते हैं। संभववाद यही कहता है कि जो मनुष्य है वो क्या है, प्रकृति से सर्वोपरि है। जो जब चाहे वो अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, उसको अपने उपयोग में ला सकता है। क्या कर सकता है, उपयोग में ला सकता है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन संभववाद इसी को बताता है कि जो मानव जो है वो क्या कर सकता है, वो प्रकृति पर राज कर सकता है। ठीक है, उसको जब चाहे वो अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। संभववाद में प्रकृति की तुलना में मनुष्य महत्वपूर्ण स्थान देता है। देखिए संभववाद जो है प्रकृति के तुलना में क्या करता है, मनुष्य को सर्वोपरि कहता है कि मतलब वही सबसे बड़ा है, वो उसका मालिक है। किसका? प्रकृति का। और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। किसको? मानव को क्या देखता है कि सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है कि वो जो है प्रकृति से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल में नव निश्चयवादी अवधारणा की व्याख्या करें। देखिए नव निश्चयवादी अवधारणा क्या होता है, ध्यान से देखिए। नव निश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादक अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर हैं। इन्होंने इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया है। देखिए इन्होंने ये एक जो भूगोलवेत्ता हैं ग्रिफिथ टेलर, वो बोलते हैं कि नव निश्चयवाद का अर्थ ही होता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद, यानी कि कहने का मतलब ये भी प्राकृतिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या बोले हैं, इस विचारधारा में यह माना जाता है कि मानव के समय प्रकृति ने कुछ सीमाएं निर्मित की हैं। मानव के मतलब कि सामने जो है प्रकृति जो है अपना एक सीमा निर्धारित की है कि जो है मानव जो है उसके सीमा के अंदर रहे। यानी कहने का मतलब कि जो प्रकृति को विनाश कर रहे हैं लोग, वो नुकसान कर रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। यानी कि प्रकृति का नुकसान तो कर ही रहे हैं, साथ में अपना भी नुकसान कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि वो जितनी अपनी सीमा बनाई है कि मनुष्य वहाँ तक रुक जाए, अगर वो उससे अधिक जाएगा तो वो उसका विनाश होगा। तो देखिए मानव यदि अपना विकास चाहता है तो उसे प्रकृति को इन सीमाओं को न तोड़े, सीमाओं के अंदर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति अपनी सीमा बनाई है, मान लीजिए कि पेड़ जो है, मान लीजिए कि एक शहर में 1000 पेड़ होना चाहिए, अब जो है काट काट के 100 पेड़ कर दीजिए, केवल 100 पेड़ कर दीजिए, तो वो प्रकृति की सीमा को लांघ दिया है। ठीक है, मनुष्य क्या किया, प्रकृति की सीमा को लांघ दिया। जब प्रकृति की सीमा को लांघ दिया तो क्या होगा, उससे वातावरण जो है दूषित हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। यानी इस तरह से क्या है कि वो निश्चयवाद ये बोलता है कि आप सीमाओं को मतलब प्रकृति की सीमाओं को तोड़िए मत, उसके अंदर ही रहिए, यानी उसके दायरे में रहिए। वास्तव में न तो प्रकृति का ही मानव पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मानव का प्रकृति पर। यानी कि देखिए दोनों का किसी पर नियंत्रण नहीं है। प्रकृति भी चाहेगा तो मनुष्य को पूरी तरह से हानि नहीं पहुंचाएगा, और मनुष्य को भी ये सोचना चाहिए कि हमें प्रकृति को पूरी तरह से हानि नहीं पहुंचाएं। ठीक है, ये नहीं कि सारा पेड़ काट दिए, ऑक्सीजन की कमी हो गई, जैसे कोरोना में अभी हुआ था ऑक्सीजन की कमी, तो इस तरह से हाल ना हो। ठीक है, अब देखिए
आगे देखते हैं कि दोनों का एक सक्रिय अंतर संबंध है, यानी कि एक दूसरे पर दोनों क्या है, निर्भर हैं। ठीक है, इस अंतर संबंध का सदुपयोग ही मानवीय विकास के लिए आवश्यक है। यानी अगर ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती यानी कि चले, यानी कि एक दूसरे को कोऑपरेट करे, यानी कि एक दूसरे का दुख दर्द समझे, तो वो क्या होगा, मानवीय विकास के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूतल पर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक की विस्तृत व्याख्या करें। देखिए, भूतल पर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। देखिए, यह एक कटु सत्य है कि भूतल पर जनसंख्या का घनत्व सदा से समान नहीं रहा है। यानी कहने का मतलब कि कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ आबादी है तो कहीं कुछ आबादी है। जैसे मान लीजिए कि आपका यूपी क्षेत्र है, तो यूपी जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, अब यूपी से चलिए तो बिहार में, तो यूपी के अपेक्षा बिहार में थोड़ी जनसंख्या कम है। यूपी से चलिए मान लीजिए और किसी दूसरे राज्य में, ठीक है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम है। यानी कि ज़्यादातर यूपी में जनसंख्या है। यानी कि कहने का मतलब देखिए, एक गांव का ही एग्जांपल लेते हैं। कुछ गांव में 100 भी लोग रहे हैं, कुछ गांव में क्या है कि 1000 लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यह एक सत्य है कि मतलब कि जनसंख्या का घनत्व एक समान नहीं है, कहीं कुछ कम है तो कहीं कुछ ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से जहाँ पहले ज़्यादा जनसंख्या थी, वहीं आज के दिनों में प्रतिदिन जनसंख्या कम होती जा रही है। यानी कहने का मतलब कहीं पहले ज़्यादा जनसंख्या थी, जिस गांव में पहले ज़्यादा जनसंख्या थी, वहां अब क्या हो रहा है, प्रतिदिन जनसंख्या कमी होती जा रही है। यह जनसंख्या भविष्य के किस दर से कम होगी, यह अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि उस जगह पर जनसंख्या किस दर से कम होगी, यह अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। कि मान लीजिए कि आज 10 लोग हैं, कल हो सकता है 20 लोग चले जाएं, हो सकता है परसों 2 लोग जाएं। ऐसे मतलब कोई फिक्स नहीं है कि मतलब एक श्रेणी में चले। ठीक है, तो यह अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। अब ये कम क्यों हो रहा है, तो विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। इसके ये जो कम हो रहा है, तो इसके कारक क्या है, यानी कि कारण क्या है, उसको देखिए। पहला क्या है, पहला स्थिति है। स्थिति क्या है, जनसंख्या के वितरण को स्थिति बहुत सीमा तक प्रभावित करती है, जिससे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करने लगते हैं। देखिए, जैसे सीमा कहने का मतलब जैसे बिहार बॉर्डर है, ठीक है, नेपाल बॉर्डर है, यानी कि वहाँ पर कुछ घटना होगी तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे नेपाल और बिहार यूपी जो है, जैसे बिहार है, नेपाल है, ठीक है, और यूपी है, तो नेपाल में कोई दिक्कत होगी तो तुरंत वो क्या करेंगे, पलायन करेंगे यूपी और बिहार में, क्योंकि वो बॉर्डर जो है उन लोग का जो क्षेत्र है वो क्या है, सटा हुआ है, तो क्या करेंगे, तुरंत वो उधर से इधर आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो इस तरह से क्या होगा कि नेपाल की जो जनसंख्या है वो कम होकर कहाँ बढ़ जाएगी, यूपी और बिहार के क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब वो भी कोई फिक्स गांव में नहीं, कि मान लीजिए कि आपका कोई गांव होगा तो वहाँ पर ही नहीं, हो सकता है कि आपके गांव में कम हो और दूसरे के गांव में कुछ ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएंगी। तो ये पहला एक हो गया। दूसरा कारण क्या है, जलवायु। अब जलवायु कैसे है, जनसंख्या के घनत्व में जलवायु का बहुत ही अहम हिस्सा है। देखिए, बहुत ही अहम हिस्सा है। यदि मानसून में बदलाव होता है तो भी लोग पलायन करते हैं। जैसे देखिए, आज के दिनों में देखिएगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसे ही हमेशा पड़ने लगे गर्मी, तो लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से भी हटेंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो गया। जो लोग को हमेशा गर्मी, बरसात, ठंडी, ठीक है, मानसून में ऐसे मतलब मिलते थे। ठीक है, कभी होता था कि सुनहरा मौसम, मतलब जैसे कि नहीं, फरवरी मार्च का महीना जो होता है, ठीक है, वैसा जो है मतलब मानसून रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब 4 प्रकार के आपको ऋतु मिलता है यहाँ पर भारत देश में। तो ये क्या होता है कि आपको मतलब अच्छा लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए गर्मी ही केवल पड़े तो लोग क्या करेगा, कि गर्मी से मतलब तंग आकर क्या होगा, ऐसे जगह पर जाने का कोशिश करेगा जहाँ पर थोड़ा ठंडी हो। ठीक है, तो इस तरह से भी लोग क्या होते हैं, जलवायु का मतलब उन लोगों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
अब तीसरा है मिट्टी। मिट्टी का प्रभाव किस तरह से पड़ता है? जहाँ की मिट्टियाँ नदियों से प्रभावित हो जाती हैं वहाँ के भी लोग पलायन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, बाढ़ आने की वजह से अब मिट्टी क्या हो गई है, पूरी तरह से पानी से ढक गई है। अब गरीब किसान जो हैं अब कैसे रहें भाई? हाँ, या फिर वहाँ की मिट्टी जो है गीला गीला रह रहा है, ठीक है, वहाँ पर फसल करना मुश्किल ही है, ठीक है। तो मुश्किल है तो वो किसान क्या करेंगे? अपना जीविका चलाने के लिए वो भी क्या करेंगे? अपना जगह छोड़कर दूसरे जगह चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि जहाँ पहले भीड़ 100 था, अब वहाँ से 10 किसान चले जाएंगे तो अब क्या हो जाएगी? जनसंख्या 90 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ की जनसंख्या में कमी आ जाएगी, ठीक है। चौथा आता है वनस्पति। अब वनस्पति क्या होता है? जहाँ वनस्पति नहीं अच्छी होती है वहाँ से भी लोग अपने स्थानों को छोड़कर चले जाते हैं। अब जैसे वनस्पति में जैसे मान लीजिए कि खेती वगैरह है बढ़िया नहीं हुआ, मान लीजिए कि सब्जी वगैरह अच्छे से नहीं हुआ, या फिर फूल पौधा है, पेड़ पौधा है, उनको अच्छे से बराबर टाइम से मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है पेड़ पौधे की वजह से, या फिर उनको हरी सब्जियां खाना है वो सब भी नहीं मिला, तो ये सब भी दिक्कत होता है। तो इससे भी लोग क्या होते हैं, वो अपना पलायन कर जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। पांचवा है परिवहन। परिवहन का मतलब कि अगर किसी वस्तु का व्यापार करने के लिए परिवहन नहीं होता है तो भी लोग पलायन कर जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई सामान आपने खेत में उगाया, ठीक है, या फिर कोई भी सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, आपके पास कोई साधन ही ना हो तो आप उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपने खेती की है, खेती में गोभी का खेती किया, गोभी चाहते हैं कि आपका यूपी से बिहार में जाए या यूपी से राजस्थान जाए, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? परिवहन चाहिए। परिवहन मतलब कि कोई यातायात साधन चाहिए। अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आप मतलब कि वहाँ से भी क्या होंगे? अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह पलायन कर जाएंगे, यानी कि दूसरे जगह चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर वो सब खेती करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जनसंख्या में क्या होता है? जनसंख्या घनत्व में कमी आती है, ठीक है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव अधिवास से क्या तात्पर्य है? मानव अधिवास से क्या तात्पर्य है? ध्यान से देखिए, मानव अधिवास का तात्पर्य मकान अथवा घरों से होता है। मकान अथवा घरों से कहने का मतलब कि देखिए जो भी है मकान आप लोग देख ही रहे हैं, घर देख ही रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड है। जीन ब्रून्स एक भूगोलवेत्ता है द्वारा मकान को प्रथम स्थान दिया गया है। मकान को प्रथम स्थान क्योंकि सबको रहना है। मान लीजिए बरसात का दिन चल रहा है, अगर मान लीजिए घर नहीं है तो आप बारिश में भीगेंगे। ठंडी है तो ठंडी की वजह से आप क्या होंगे? मान लीजिए कि घर नहीं है तो ठंडी की वजह से क्या हो जाएंगे? आपको मतलब ठंड लग जाएगी या तबीयत खराब हो जाएगा। इस तरह से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में कोई झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जीन ब्रून्स जो हैं इसको क्या बोले हैं? मकान को सर्वप्रथम स्थान दिए हैं क्योंकि मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं के शरण का स्थान है। शरण कहने का मतलब उसमें रहने का स्थान है, ठीक है। कौन? मकान। क्योंकि रहेंगे तो ही तो, अगर आप सही रहेंगे तो ही तो आप जीने की इच्छा रखेंगे, ठीक है। मानव अधिवास के अंतर्गत निवास गृह, कच्चे मकान, फैक्ट्रियां, पशुओं के आवास, धार्मिक कार्यों से संबंधित सभी प्रकार की इमारतें आती हैं, ठीक है। ये सभी जो है मकान के अंदर ही आती हैं, ठीक है। अब देखिए संबंधित सभी प्रकार के इमारतें आती हैं। मानव अधिवासियों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। अब निम्नलिखित प्रकार से मानव अधिवास का कैसे किया जाता है वो देखते हैं। पहला है स्थिति के आधार पर। अब जैसे मैदानी पठारीय क्षेत्र, अब देखिए जैसे बहुत लोग हैं मानव अधिवास जो है स्थिति के अनुसार क्या होते हैं, लोग मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में अपना क्या करते हैं? आवास बनाते हैं। दूसरा है समय के विचार से, यानी कि अब वो फिक्स हैं यानी अस्थाई हैं कि नहीं हैं, वो समय के विचार पर डिपेंड करता है। यानी कि मानव अधिवास का जीवन क्या होता है? समय के विचार पर डिपेंड होता है कि वो अस्थाई जगह पर हैं कि अस्थाई जगह पर हैं। तीसरा आता है व्यवसाय के आधार पर। अब व्यवसाय वहाँ पर ग्रामीण है कि नगरीय है। कहने का मतलब कि वो लोग मतलब रहना चाहते हैं, जैसे ग्रामीण में रहना चाहते हैं कि नगरीय में रहना चाहते हैं, सबका अपना अपना मन होता है। बहुत लोग को गांव में अच्छा लगता है, बहुत लोगों को शहर में अच्छा लगता है। जो शहर में रह चुके हैं बचपन से उनको गांव में अच्छा नहीं लगता है, तो उस आधार पे भी वो अपना आवास बनाते हैं।
चौथा है मकान के बीच दूरियों के आधार पे। अब देखिए मकान के बीच में दूरी अब कम होगी तो उससे भी उनको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से भी वो भी अपना आवास बनाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग के सामने रखा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये भूगोल द्वितीय सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर का था, ये पहला पार्ट है। अभी मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।